नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 13 आज अपन करेंगे। और आज का जो पेपर है जो रहेगा वो तथ्यात्मक पेपर ज़्यादा रहेगा अपना। इसमें तथ्यात्मक प्रश्न ज़्यादा है मित्रों, क्योंकि देखिए तथ्यात्मक प्रश्नों को भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। जो है बिल्कुल सीधे पेपर जो वो, वैसे बिल्कुल सीधे प्रश्न तो नहीं आने की संभावना है, लेकिन तथ्यात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं इसमें। तो तथ्यात्मक प्रश्न भी अपने को करने चाहिए। तो उसी दृष्टिकोण से एक प्रकार से उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को बनाया गया है। और उम्मीद करूँगा कि आपको ये पेपर ठीक लगेगा। 30 प्रश्न है बिल्कुल आपके परीक्षा पैटर्न के हिसाब से। और चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए इस पेपर को। और साथियों, अगर पेपर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, पहला आपका प्रश्न है कि मन की 3 प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। इदम, अहम, परा अहम सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सिगमंड फ्राइड के द्वारा यह मॉडल प्रस्तुत किया गया। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा का मनोविज्ञानीकरण किसने किया। रूसो ने किया, फ्राबेल ने, हर्बर्ट ने, मोंटेसरी ने। तो मित्रों इसका उत्तर रहेगा फ्राबेल को। फ्राबेल को इस चीज़ का श्रेय जाता है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिकीकरण जो किया है वो किसने किया, फ्राबेल ने किया। इसका शिक्षा को मनोवैज्ञानिकीकरण करने का जो श्रेय जाता है वो फ्राबेल को जाता है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो बहुत ही ट्रिक के साथ बताया है, जीन पियाजे ने किया। ट्रिक के साथ याद करवाया था मैंने आपको। जीन पियाजे, पियाजे यानी पियाजे से अपन पियाजे निकाल सकते हैं। पियाजी, पियाजी जब व्यक्ति बनता है तो उसका क्या हो जाता है, उसके दिमाग का भी विकास हो जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास किस में आएगा, जीन पियाजे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न मित्रों, किशोरों में सर्वाधिक समस्या किस चीज़ की होती है। अहम की होती है, घृणा की होती है, क्रोध की होती है, प्रेम की होती है। अच्छा प्रश्न है। सारे ऑप्शन आपको ठीक लग रहे होंगे, लेकिन जो सही आंसर माना जाएगा इसमें वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अहम की। है ना, मैं की भावना की, घमंड जिसको अपन देसी भाषा में बोल सकते हैं, उसकी समस्या ज़्यादा होती है किशोरों में, अहम की। ठीक है, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, मैं की भावना ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, अभिवृत्ति का अधिकांश मनोवैज्ञानिक कैसा मानते हैं। यानी अभिवृत्ति को कैसा माना जाता है। अभिवृत्ति क्या होता है, एटीट्यूड जो होता है उसको बोलते हैं अभिवृत्ति। ठीक है, और एक प्रकार से ये स्थायी है, अपेक्षाकृत स्थायी है, नितांत स्थायी है, या उपरोक्त सभी। तो अभिवृत्ति को अधिकांश मनोवैज्ञानिक अपेक्षाकृत स्थायी मानते हैं। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति से मतलब उसका दृष्टिकोण, किसी चीज़ के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो उसकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड है वो उसका व्यवहार कैसा है किसी चीज़ के प्रति। ठीक है, इसलिए अपन देखिए बोलते हैं कि इसका तो एटीट्यूड ही बहुत ज़्यादा हो गया इसको, तो यानी कि उसका व्यवहार जो है वो अलग हो जाना, एक प्रकार से अलग स्तर का हो जाना, वो एटीट्यूड चेंज हो जाना होता है। अपेक्षाकृत स्थायी है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। तो बिल्कुल स्थायी अपन नहीं बोल सकते, नितांत स्थायी भी नहीं बोल सकते, अपेक्षाकृत स्थायी यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्थायी होने का मतलब तो बदलता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है बदलता है ना, अभिवृत्ति बदल सकती है। नितांत स्थायी यानी कि बिल्कुल स्थायी है तो चेंज हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। अपेक्षाकृत स्थायी मानते हैं, ये बात सही है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर मित्रों इस प्रश्न का रहेगा। अगला आपका प्रश्न, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है, यह कथन किसका है। कोल एवं ब्रुस का, ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन का, रोस का, या फ्राइड का। तो ये कथन आपका रहेगा ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर मित्रों आपका रहेगा। चलिए, अगला आपका प्रश्न कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम है, आयु एवं बुद्धि है, लिंग भेद है, या उपयुक्त सभी है। तो देखिए सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, आरटीई 2009 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का वर्णन, बी, समावेशी शिक्षा पर बल, सी, अध्यापक के कर्तव्य का वर्णन, और डी है उक्त सभी। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, उक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, उच्च कक्षाओं में सीखने की जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी विधि है। ठीक है, कम किया जाता है ना, जिस विधि का उपयोग कम किया जाता है वह विधि कौन सी है। ये अगर साथियों आपको प्रश्न में कम दिखे, असत्य दिखे, या सत्य दिखे, या सही नहीं है, या सही है, तो उसको अंडरलाइन
कर लें आप प्रश्न में, ताकि वो ध्यान में रहे। ठीक है, काफ़ी प्रश्न जैसे कलाम की कोचिंग के आंसर की मैंने साइंस की डाली, उसमें भी एक असत्य कथन बताना था, वो बता दिया सत्य कथन। तो इस प्रकार की गलतियां होती हैं, तो आपसे ऐसी गलतियां एग्ज़ाम में ना हो भाई। यहाँ अपने से कितने भी गलतियां हो जाएं, माफ़ हों सारी की सारी, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप अंडरलाइन ऐसे चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे जो कम एक प्रकार से जो काम में ली जाती है वो विधि बतानी है उच्च कक्षाओं में। तो प्यारे साथियों, पूर्ण विधि, सामूहिक विधि, खेल विधि या सहसंबंध विधि में खेल विधि का उपयोग जो वो बहुत ज़्यादा कम किया जाता, कोई ज़्यादा उपयोग जो वो उच्च कक्षाओं में नहीं किया जाता। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जो है वो इस खेल विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर मित्रों रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की पद्धति किसने दी? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है साथियों? वर्दीमर का है। तो ऑप्शन नंबर डी सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्ति में, आक्रमणकारी प्रवृत्ति में या उपरोक्त सभी में? तो सारी बातें ठीक हैं। जो कुसमायोजित व्यक्ति है वो सभी लक्षणों को प्रकट करेगा। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर जो है वो साथियों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न रहेगा, मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक है सामाजिक तनाव, दूषित समाज, प्रजातीय भेदभाव या उपरोक्त सभी? तो मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक अगर देखें तो वो सारे के सारे आएंगे, क्योंकि एक प्रकार से देखिए सामाजिक तनाव ले दे करके मन के ऊपर इफेक्ट डालेगा, दूसरी समाज है, प्रजातीय भेदभाव है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोत्तम समझे जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो मित्रों ये जो रहेगा इसका आंसर क्या रहेगा? युंग ने किया है, कांट ने किया है, हर्बर्ट ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है। तो ये जो वर्तमान में सर्वोत्तम समझे जाने वाला जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी वाला है वो किसने साथियों आपका प्रदर्शित किया? वो युंग ने प्रदर्शित किया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्तित्व की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने हेतु विधि है? व्यक्ति इतिहास विधि, निर्धारण माप विधि, साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि? तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की जो विधि है वो व्यक्ति इतिहास विधि है। यह टाइडमैन के द्वारा प्रस्तुत की गई विधि है साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे रहेगा, व्यक्ति इतिहास विधि। चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न है कि केटल द्वारा कितने मूलशील गुणों को व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण माना गया है? तो केटल के द्वारा साथियों यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या रहेगा? 16 रहेगा, 16 शील गुण। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान है निष्क्रिय व सरल, सक्रिय व सामाजिक, मुख्य व गौण या सक्रिय व सरल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय व सामाजिक आपका रहेगा सही आंसर। अगला आपका प्रश्न, बालकों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता है? ए व्यक्तिगत निर्देशन हेतु, शैक्षिक निर्देशन हेतु, व्यावसायिक निर्देशन हेतु? तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर मित्रों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्टर्न ने, सिम्पसन ने, हर्बर्ट ने या थॉर्नडाइक ने? तो प्यारे साथियों, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो साथियों आपके टर्मन के द्वारा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे टर्मन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप स्टर्नबर्ग के साथ जाइएगा। स्टर्नबर्ग सही उत्तर होगा, क्योंकि देखिए 1912 में सर्वप्रथम स्टर्नबर्ग ने ही जो है वो आपके बुद्धि लब्धि को प्रतिपादित किया था, लेकिन इसका जो सूत्र है ज्ञात करने का बुद्धि लब्धि को वो टर्मन के द्वारा दिया गया है 1916 में, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए? एक, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। 2, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। 3, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। और 4, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करने में इसका जो मुख्य भूमिका या मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन का होना चाहिए। ऑप्शन 1 जो है वो सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग पर अपनी चरम सीमा पर होती हैं?
पूर्व विद्यालय अवस्था पर, प्राथमिक विद्यालय अवस्था पर, जूनियर हाई स्कूल स्तर पर या सीनियर हाई स्कूल स्तर पर। तो देखिए प्यारे साथियों, खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग में अपनी चरम सीमा पर होती हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर रहेगा, चरम सीमा की बात की, देखिए जो बाल्यावस्था उसको एक प्रकार से खेलने की अवस्था पर मान सकते हैं, है ना। खिलौनों की आयु शैशवावस्था होती है। खेलने की आयु एक प्रकार से स्ट्रेंग का एक कथन भी है। स्ट्रेंग नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक कथन भी दिया है कि शायद ऐसा ही कोई शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसको मतलब बालक नहीं खेलता हो, है ना। तो ऐसा कथन है बाल्यावस्था से संबंधित। तो बाल्यावस्था की जो उच्चतम सीमा वो आपकी 12 वर्ष के आसपास होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें अपन, तब तो अपना आंसर आना चाहिए यहाँ पे उच्च प्राथमिक, लेकिन उच्च प्राथमिक यहाँ दिया नहीं हुआ है। तो जूनियर हाई स्कूल जो है वो सही रहेगा यहाँ पे, जूनियर हाई स्कूल स्तर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9वीं क्लास और 10वीं क्लास तक का जो बच्चा है वो अपन इसमें रख सकते हैं। हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल। हाई स्कूल अगर अपन 10वीं को माने तो जूनियर हाई स्कूल अपन 8वीं तक मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वैसे भी सही बनता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर मित्रों रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, रुचि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 या 7? ये बता चुका हूँ पहले भी, टेस्ट में पहले भी। 2 प्रकार की रुचि होती है आपकी। एक तो आपकी जो जन्मजात मान सकते हैं आप, और एक होती है अर्जित, ठीक है। ऑप्शन 2 मित्रों आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो वो सही रहेगा। 2 प्रकार की रुचि होती है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? संवेगों को जानना, संवेगों का प्रबंधन, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना। तो और तीसरा ऑप्शन आपका संवेग को जागृत करना। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा संवेग को जागृत करना, जो वो संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। संवेगों को जगाना कोई घटक नहीं है इसका, है ना। संवेगों को जानना, उनका प्रबंधन करना, संवेगों पर नियंत्रण करना, अचानक गुस्सा नहीं होना। देखिए संवेगात्मक बुद्धि जिस व्यक्ति में अधिक होगी, निश्चित ही वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका डी ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न मित्रों 23वां प्रश्न, बिंघम के अनुसार अभियोग्यता में शामिल तथ्य है। बिंघम के अनुसार इसमें किसी योग्यता ज्ञान को अर्जन करने की तैयारी की जाती है। बी, वह उस योग्यता या ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। सी, उसके अर्जन के बाद संतोष मिलता है। अभियोग्यता के बारे में बात है। और डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा मित्रों वो रहेगा उपरोक्त सभी। अभियोग्यता में सारे के सारे तथ्य जो वो शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा आपका। अगला आपका प्रश्न है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लेबर नहीं है, लेब विद्यालय है मित्रों, सॉरी लेबर नहीं है, लेब विद्यालय है ना। लेब विद्यालय के उदाहरण हैं फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय या सामान्य विद्यालय। तो लेब विद्यालय का जो उदाहरण है मित्रों वो किसका? आपका प्रगतिशील विद्यालय। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर इसका रहेगा निश्चित रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? ए, जागरूकता की भावना का विकास करना। 2, असमर्थों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना। सी, बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। और डी, उपरोक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा के सारे ही उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका भी रहेगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, निष्पत्ति परीक्षण माप सकता है निरपेक्ष सफलता को, सापेक्ष सफलता को, सापेक्ष को या अपेक्षित सफलता बोलते हैं अपन, ए व बी दोनों को। तो दोनों को माप सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही उत्तर मित्रों इसमें रहेगा, निष्पत्ति परीक्षण। इसको अपन उपलब्धि परीक्षण भी, संप्राप्ति परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका प्रश्न है 27वां, कि शिक्षण सिद्धांत द्वारा किन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है? शिक्षक कैसे व्यवहार करता है, वह उस व्यवहार को क्यों करता है, उसका क्या प्रभाव होता है, और उपरोक्त सभी। तो शिक्षण सिद्धांतों द्वारा जो वो सारे ही इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। तो ऑप्शन डी जो वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न, कि एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच से संबंधित है? तो उसने क्या कर दिया? प्रतिस्थापन कर दिया अपने गुस्से का अपने भाई के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न बच्चों, बालक का विकास बालक के सहयोग के बिना भी पूरा किया जा सकता है। क्या ये कथन सही है? नहीं है। हाँ,
कभी कभी हो सकता है, डी कुछ भी कह नहीं सकते। तो देखिए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो वो सही होगा। बालक का विकास बालक के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला आपका प्रश्न, आज की शिक्षा पद्धति है व्यवसाय पर आधारित, दमन सिद्धांत पर आधारित, भारतीय संस्कृति पर आधारित या सिद्धांतों पर आधारित? तो सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा रहेगी आपकी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और मित्रों ये थे आपके 30 प्रश्न आपके 13वें मॉडल पेपर के। और इसमें ज़्यादातर प्रश्न देखिए अप्लाइड प्रश्न भी थे, लेकिन ज़्यादा प्रश्न मैंने तथ्यात्मक इसमें रखे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको पेपर पसंद आया होगा, और 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही शानदार पेपर और भी आपके लिए आते रहेंगे। कल अपन हिंदी का मॉडल पेपर साथियों करेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का मॉडल पेपर भी आपको देखिए कहीं पर भी किसी भी मार्केट के किसी भी मॉडल पेपर में आपको हिंदी का पेपर बिल्कुल अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जो आपको करवाऊंगा बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर रहेगा। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करूंगा कि ये चैनल आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगा। और साथियों विज्ञान के तो अपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल ही रही है, तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें और चैनल से जुड़ें। निश्चित सफलता के लिए आप जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।